मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज बीए पार्ट 3 की क्लास का टॉपिक है मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। हम लोगों ने मार्क्स के जो विभिन्न सिद्धांत पढ़े, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उन सब के माध्यम से हमने ये पढ़ा कि मार्क्स आर्थिक आधार पर इतिहास की व्याख्या करते हैं और उसी के आधार पर द्वंद्वात्मक आधार पर वाद प्रतिवाद और संवाद की क्रिया से वर्ग संघर्ष को प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक युग में 2 वर्ग थे। एक वर्ग जिसके पास सब कुछ था, जिसे हैव्स कहा जा सकता है। दूसरा वर्ग जो वंचित था, जिसे हैव नॉट्स कहा जा सकता है। यानी एक वर्ग हमेशा संपन्न था, जिसके पास उत्पादन के साधन थे, और दूसरा वर्ग वो था जो उत्पादन के साधन में अपना श्रम देता था। इसी के आधार पर प्रत्येक युग में जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आया, वैसे वैसे इतिहास बदलता रहा। इसी के आधार पर वर्ग संघर्ष होता है, क्योंकि जब एक वर्ग जिसके पास में संपूर्ण संसाधन है, वो श्रमिक वर्ग का शोषण करता है, और जब शोषण असहनीय हो जाता है तो संघर्ष शुरू होता है, और ये संघर्ष क्रांति में बदल जाता है। अब ये स्थिति आती क्यों है? मार्क्स इसकी व्याख्या अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर करते हैं। मार्क्स का मानना है, क्योंकि उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत गहन विश्लेषण किया, उनका मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित है, और अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ये सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया है। ये सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार मार्क्स कहते हैं, अंत में किसी वस्तु का विनिमय मूल्य यानी एक्सचेंज वैल्यू उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से लाभदायक श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। इसके आधार पर मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, और वो कहते हैं कि हर वस्तु के 2 तरह के मूल्य होते हैं। एक है उपयोग मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। उपयोग मूल्य क्या है, पहले इसे समझेंगे। मार्क्स ने उपयोग मूल्य माना है मनुष्य की इच्छा को पूरी करने वाले पदार्थ से। जो वस्तुएं मनुष्य की इच्छा पूरी करती हैं, वे उसके लिए उपयोगी हैं, और इस कारण वो महत्वपूर्ण और मूल्यवान है, और इसीलिए उनका मूल्य ज़्यादा होता है। लेकिन जो मनुष्य की इच्छाओं के लिए उपयोगी नहीं है, उसका कोई ज़्यादा मूल्य नहीं होता। जैसे अगर हम रेगिस्तान की बात करें तो वह पानी की कमी है, इसलिए पानी महत्वपूर्ण है, रेत महत्वपूर्ण नहीं है। पानी कीमती है, बालू या मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। दूसरा मूल्य है विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य उस मूल्य को कहा है जिसमें ये देखा जाता है कि किसी भी वस्तु के बदले में क्या प्राप्त होता है। वह अनुपात है विनिमय मूल्य जिसके द्वारा वस्तुओं का वस्तुओं के बदले में विनिमय हो सके। उपयोगिता की वस्तु हुए बिना किसी वस्तु का मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन हर उपयोगी वस्तु का विनिमय मूल्य होना आवश्यक नहीं है। जैसे रोटी का उपयोगी मूल्य हो सकता है, लेकिन विनिमय मूल्य कम होता है। मार्क्स विनिमय मूल्य उस वस्तु का उस आधार पर निर्धारित करते हैं जिस आधार पर सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम की मात्रा उसमें लगाई गई है। यानी श्रम की मात्रा मूल्य निर्धारण का मापदंड है। जैसे 5 मन गेहूं का विनिमय मूल्य 10 गज कपड़ा है,
यानी हम एक्सचेंज करें तो 5 मन गेहूं को 10 गज कपड़े से एक्सचेंज करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि 5 मन गेहूं पैदा करने में जितना श्रम लगा उतना ही श्रम 10 गज कपड़ा उत्पन्न करने में लगता है। तो इस तरह से किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगाए गए श्रम के आधार पर निश्चित होता है। मार्क्स कहते हैं प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य वह श्रम है जो उसे मानव उपयोगी बनाने के लिए व्यय करता है, क्योंकि वही उसमें विनिमय मूल्य उत्पन्न करता है। मार्क्स स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता यानी उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। श्रम ही एक वस्तु के मूल्य निर्धारण का एकमात्र मापदंड है और यही ऐसा तत्व है जो सभी वस्तुओं में समान रूप से उपस्थित है, विद्यमान है। एक तरह से श्रम ही मूल्य का स्रोत है और यही विनिमय का आधार मूल्य है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य इसीलिए अधिक होता है कि उसके उत्पादन में मानव श्रम की मात्रा अन्य वस्तु के उत्पादन से अधिक लगी होती है। अब देखते हैं अतिरिक्त मूल्य क्या है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूर अपनी श्रम शक्ति बेचता है और मजदूरी प्राप्त करता है। हर मजदूर अपनी मजदूरी से ज़्यादा काम करता है और अधिक मूल्य पैदा करता है। मार्क्स कहते हैं हर वस्तु का विनिमय मूल्य उस पर लगे मानव श्रम के बराबर होता है। पूंजीपति लाभ जो प्राप्त करता है वो वस्तु को बेचकर नहीं प्राप्त करता, बल्कि उत्पादन में मजदूर के द्वारा जो श्रम लगाया जाता है उसके माध्यम से प्राप्त करता है। हर मजदूर को कम मजदूरी देता है, काम ज़्यादा कराया जाता है, इससे अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न होता है और ये अतिरिक्त मूल्य एक तरह से कहा जाए तो मजदूर द्वारा प्राप्त मजदूरी यानी मजदूर को क्या मजदूरी दी गई है और मजदूर द्वारा उस वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होता है उसके बीच का अंतर है। अतिरिक्त मूल्य की परिभाषा मार्क्स देते हैं, जितना मूल्य श्रमिकों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उसके अतिरिक्त जो मूल्य उन्होंने उत्पादित किया वह अतिरिक्त मूल्य है जो पूंजीपति की जेब में जाता है। इसके आधार पर मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो वस्तुओं का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और वास्तव में जिसे वो पाता है। Surplus value is the difference between the value of the wages which a laborer produces and which he actually receives. इसे मजदूरी का लौह नियम कहा है। जैसे एक मजदूर दैनिक मजदूरी में 5 रुपया लेता है। कारखाने में काम करने वाले मजदूर को जो मजदूरी दी जाती है यानी 5 रुपये की वस्तुएं वो सिर्फ 4 घंटे में बना लेता है, लेकिन कारखाने का मालिक उससे 8 घंटे काम लेता है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो दिन भर में 10 रुपये मूल्य की वस्तु उत्पन्न करता है या बनाता है, परंतु कारखाने का मालिक मात्र उसे 5 रुपये देता है। इस स्थिति में जो अतिरिक्त मूल्य है यानी 5 देने के बाद में जो 5 बचा वो अतिरिक्त मूल्य श्रमिक को मिलना चाहिए, परंतु मालिक क्या करता है, उस श्रम की चोरी करता है। यही चोरी उसका लाभ है और इसी से उसकी पूंजी का निर्माण होता है जिसका कोई भी लाभांश मजदूरों को नहीं दिया जाता। इसी अतिरिक्त लाभांश से पूंजी एकत्रित होती है। मार्क्स कहते हैं पूंजी की परिभाषा है अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग, यानी पूंजी श्रम का शोषण है। पहले जो समाज थे उसमें दास और अर्ध समाज दास और अर्धदास
इसी तरह से शोषण का शिकार हुए और वर्तमान युग में पूंजीवादी या पूंजीपति के द्वारा श्रमिक वर्ग का शोषण होता है और पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को स्वयं अपने पास रख लेता है और इसके माध्यम से ये कुचक्र चलता रहता है और इसका अंत तभी होगा जब पूंजीवाद का खात्मा हो जाएगा, जब वो समाप्त हो जाएगी। कोकर कहते हैं, मार्क्स के इस सिद्धांत का अंतिम निष्कर्ष यह है कि इस स्थिति को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और लाभ के सभी सुयोगों का सर्वनाश, और ये परिणाम केवल साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत ही संभव है, जिसमें व्यक्तिगत पूंजी का स्थान सामूहिक पूंजी ले लेगी और ना कोई पूंजीपति होगा और ना कोई श्रमिक, बल्कि सभी व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। तो इस तरह से एक सहकारी उत्पादक की व्यवस्था की कल्पना मार्क्स यहाँ देते हैं, जिसमें पूंजीपति और श्रमिक जैसी धारणा नहीं होगी। यही पूंजीवाद के अंत का उपाय है। लेकिन इस सिद्धांत की कई आधारों पर, तर्कों पर आलोचना की जाती है। पहला तर्क दिया जाता है आलोचना में कि श्रम उत्पादन का और उससे मूल्य उत्पादित करने का एकमात्र स्रोत नहीं है। मार्क्स ने ऐसा माना कि मजदूर का जो श्रम है उसी से अतिरिक्त मूल्य आता है, ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें मशीनें भी आती हैं, उसमें कच्चा माल भी आता है, तकनीकी ज्ञान आता है, प्रबंध कौशल आता है, उन सबसे मिलकर के किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो ऐसी स्थिति में सारा लाभांश श्रमिकों का नहीं है। दूसरी आलोचना की जाती है कि संपूर्ण अतिरिक्त मूल्य लाभ नहीं होता, बल्कि इसमें घिसावट भी आती है, इसमें पूंजी का ब्याज भी दिया जाता है, इसमें श्रमिकों की बीमारी और बीमे के ऊपर भी धन खर्च किया जाता है। तो इसलिए मार्क्स इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं और अतिरिक्त मूल्य नाम देते हुए उसे श्रमिकों का शोषण कहते हैं। तीसरी आलोचना की जाती है कि इसमें मानसिक श्रम की पूरी तरह से उपेक्षा की गई है। मार्क्स केवल शारीरिक श्रम की बात करते हैं। मानसिक श्रम जिसमें तकनीकी ज्ञान आता है, प्रबंधकीय कौशल आता है, व्यवसाय कुशलता आती है, वस्तुओं के लिए मार्केटिंग करना आता है या मार्केटिंग प्रबंधन आता है, बाजार प्रबंधन आता है, उन सब के बारे में मार्क्स कुछ नहीं कहते। अगली बात आती है ये विरोधाभासी सिद्धांत है। इसमें बहुत सी असंगतियाँ दिखाई देती हैं, क्योंकि पूंजीपति जब अतिरिक्त पूंजी बढ़ाता है या मूल्य बढ़ाता है तो उससे नए कारखाने भी शुरू करता है, नई मशीनें और तकनीकें भी लाता है, जिसके माध्यम से ज़्यादा तेज़ी से उत्पादन होता है, कच्चा माल भी ज़्यादा लेकर के आता है। अगली आलोचना की जाती है कि ये सिद्धांत आर्थिक कम है और प्रचारात्मक अधिक है। इसमें कोई तर्क नहीं है, ना तो ये राजनीतिक है ना ये अर्थशास्त्रीय है। जैसा कि मैक्स वियर कहते हैं, इस दृष्टिकोण को स्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत एक आर्थिक सत्य होने के बजाय एक राजनीतिक और सामाजिक नारा है। अगली आलोचना की जाती है कि ये मौलिक सिद्धांत नहीं है। कोकर का मानना है कि ये सिद्धांत वास्तव में एक अंग्रेजी सिद्धांत था, जिसका प्रतिपादन 19वीं शताब्दी में सर विलियम पेंटी ने किया था। इसके बाद रिकार्डो और स्मिथ ने इसमें संशोधन किया। श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है, जैसा कि सिबाइन ने कहा, या वेपर ने कहा कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का व्यापक रूप है। तो इस तरह से इसकी काफ़ी आलोचना हुई, लेकिन इसके बावजूद भी इस सिद्धांत ने काफ़ी हद तक उत्पादन व्यवस्था में और पूंजीवादी व्यवस्था में मौजूद या छिपे हुए शोषण और अत्याचार को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट किया और समाजवादी व्यवस्था का समर्थन किया। इस तरह से हालांकि आज के संदर्भ में हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा मान्य नहीं है ये सिद्धांत, लेकिन उसके बावजूद भी इसने पूंजीवाद से उत्पन्न स्थितियों को सामने रखा, जिससे कि उनमें सुधार किया जा सके। आज के लिए इतना ही।